अब देखिएगा, पहले तो एक चीज़ मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो लास्ट क्लास में हमने करा था, हमने देखा था कि कॉनकेव मिरर जो है, कॉनकेव मिरर में फोकस जो है वो फोकस हम कैसे बताते हैं। तो कॉनकेव मिरर का मतलब क्या है कि एक मिरर जो इधर से गहरा है, इसको कॉनकेव बोलेंगे, और जो इसकी बल्जिंग आउट यानी कि उभरी हुई जो सरफेस है वो पॉलिश्ड है। ऐसे पीछे से हमने इस पर पॉलिश कर दी, ये किसी को नोट करने की जरूरत नहीं है, ये आप लास्ट क्लास में कर चुके हैं। इससे कोरिलेट करके ये आगे वाला पढ़ाऊंगा, इस वजह से इसको ध्यान से समझना। क्या था कि ये जो मिरर है, मिरर का जो सेंट्रल पॉइंट होता है उसको हम पोल बोल देते हैं, ठीक है। और यहाँ से गुजरने वाली एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम बोल देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब हमने ये कहा कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आप कितनी भी लाइनें बना लीजिए, 1 2 3 4 10 कितनी भी लाइनें बना लो। हमने क्या करा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाई, एक लाइन, दूसरी लाइन, ये हो गया, ऐसे ये और ये। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने 4 लाइनें बना ली। अब क्या होता है कि जो भी रेज हैं, ये इंसिडेंट रेज हैं एक तरह से। ये रेज कौन सी हो गई, सोचो कि हमें बिल्कुल ऐसी बारीक बिल्कुल एक छोटी सी पतली सी एक रे चाहिए, तो वो पतली सी रे कैसे बन जाती है, आप लेज़र लाइट देखी होगी, लेज़र लाइट बचपन में खेलते हैं बच्चे उससे। तो लेज़र लाइट आप लेंगे तो लेज़र लाइट की बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में एक बीम पड़ेगी, ठीक है, उसको हम बोलेंगे अ बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो मैंने वो लाइट यहाँ पर स्ट्राइक कराई, उसके पैरेलल एक और लाइट स्ट्राइक कराई, उसके पैरेलल एक और लाइट स्ट्राइक कराई, उसके पैरेलल एक और लाइट स्ट्राइक कराई। बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। आपने कॉनकेव मिरर ले लिया, ठीक है। कॉनकेव मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर मार्केट में खूब मिलते हैं, 5-5 6-6 रुपए के मिल जाते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर भी मिलते हैं। ये वहाँ पर मिलेगा जो स्टेशनरी शॉप्स होती हैं। स्टेशनरी शॉप छोटी मोटी नहीं, जो मतलब बड़ी स्टेशनरी शॉप्स हैं, वहाँ पर आपको मैग्नेटिक कंपास भी मिल जाएगा, वहाँ पर आपको जो है ये कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ये सब मिल जाएंगे। तो एक्सपेरिमेंट बढ़िया क्या है कि आपने क्या करा, आपने एक बड़ा सा वुडन ब्लॉक ले लिया, एक ऐसे वुडन ब्लॉक ले लिया और 4 ले लिया आपने लेज़र लाइट, और किसी कारपेंटर के पास चले गए। रास्ते में कहीं पर भी आपको कारपेंटर की कोई ना कोई दुकान मिल ही जाती है। उससे कह दिया, भैया बराबर बराबर डिस्टेंस पर ना इस पर छोटे छोटे होल्स कर दो, आप 4 होल्स कर दो। 4 होल्स करवा लिए उससे, एक होल यहाँ पर करवा लिया, ऐसे था, ये सोचो तो एक होल यहाँ पर, एक होल यहाँ पर, एक होल यहाँ पर और एक होल यहाँ पर। और वो साइज मेज़र कर लिया लेज़र लाइट का। लेज़र लाइट छोटी सी होती है ना, जैसे एक सिलेंड्रिकल, ये पेन है, पेन भी शायद ज़्यादा मोटा है, इससे थोड़ी पतली होती है। तो एक लेज़र लाइट को तो यहाँ पर फिक्स कर दिया, एक लेज़र लाइट को इधर फिक्स कर दिया, एक लेज़र लाइट को इधर फिक्स कर दिया और एक लेज़र लाइट को इधर फिक्स कर दिया। अब इसमें से लाइट की बीम्स निकलेंगी ऐसे, 1 2 3 4, चारों को एक साथ ऑन कर दिया, सामने रख दिया कॉनकेव मिरर, ठीक है। होगा क्या कि ये जो चारों लाइट रेज हैं ये ऐसी रिफ्लेक्ट होंगी, रिफ्लेक्ट होकर इनकी प्रॉपर्टी होती है कि पैरेलल लाइट रेज एक पॉइंट पर आकर कन्वर्ज हो जाती हैं, यानी कि एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं, ठीक है। तो ये वाली ऐसे टकरा कर रिफ्लेक्ट बैक होकर यहाँ आ गई, ये वाली रिफ्लेक्ट बैक होकर यहाँ आ गई, ठीक है। और ऐसे ये वाली रिफ्लेक्ट बैक होकर यहाँ आ गई और ये वाली रिफ्लेक्ट बैक होकर यहाँ आ गई। और यहाँ पर आपको लेज़र लाइट की 4 गुनी इंटेंसिटी, क्योंकि 4 बीम्स आप लेज़र लाइट की डाल रहे हैं, 4 गुनी इंटेंसिटी की लाइट यहाँ पर चमचमाती हुई नजर आएगी, आपकी आंखें एकदम ऐसे बंद हो जाएंगी, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है जनरली स्कूल्स में, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है कि अगर आप पैरेलली यानी कि इक्वल स्पेसेस पर अगर आप लाइट्स को इंसिडेंट करवाएंगे तो वो एक जगह इंसिडेंट कर देगा सारी लाइट्स को, ठीक है। वो फिल्में देखते हो ना, फिल्में तो देखते हो, वो एक फिल्म आई थी ऋतिक रोशन की, क्रिश 3 देखी थी? क्रिश 3 किसी ने भी नहीं देखी? अच्छा, कोई मिल गया देखी है, वो भी नहीं देखी है ना। एक्चुअल में फिल्म बहुत पुरानी है, आप लोग पैदा कब हुए थे, 5 में या 6 में, 2005 या 6? अच्छा 7 में पैदा हुए थे, तो 2003 में आई थी वो फिल्म। उसका जो सेकंड पार्ट था वो क्रिश था, और उसका जो थर्ड पार्ट था वो क्रिश 3 था। तो क्रिश 3 में जो लास्ट में विलन होता है ना, वो जो लड़का होता है, जो क्रिश जिसका नाम होता है, वो एक साइंटिस्ट का बेटा होता है,
तो वो लास्ट में उसको ये समझ में आता है कि ये इतनी हैवी मेटालिक बॉडी बनी हुई है इसकी कि इसको मारा नहीं जा सकता किसी भी तरह से। तो वो वहाँ पर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करता है। अगर वो फिल्म ना देखी हो तो लास्ट का सीन देख लेना, यूट्यूब पर अवेलेबल होगी, लास्ट के 5 या 7 मिनट देख लेना। तो उसमें वो पूरा मेटालिक बॉडी का बन के आ जाता है विलन। और वो क्या करता है कि वो जब सूरज निकलता है, बहुत तेज़ रोशनी जब होती है सूरज की, तो वो बहुत सारे अपनी लैब में ना बहुत सारे मिरर लगा कर रखता है, छोटे 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 मिरर, यही होते हैं कनकेव मिरर होते हैं, वो सारे लगा कर रखता है। तो फिर उसको बहलाता हुआ, झूठ बोलता हुआ कि हाँ तू उधर आ, मैं तेरे को उधर देख लूँगा, ये ऐसे ऐसे करता हुआ उसको घुमा फिरा कर वहीं ले आता है जहाँ पर वो मिरर्स का सेटअप होता है। और जैसे ही वहाँ पर आता है वो शायद पर्दा हटा देता है या क्या करता है, तो सनलाइट सारी की सारी आकर पड़ती है और सनलाइट की सारी इंटेंसिटी एक पॉइंट पर लगती है। उस पॉइंट पर उसने ना सर्कल बना रखा होता है कि जैसे ही वो उस सर्कल के बीच में आएगा सारी की सारी सन रेज जो है वो उसको जला देती हैं। तो उसकी जो मेटालिक बॉडी होती है वो सारी दिखाते हैं फिल्म में कि वो पिघल गई और पिघल कर अल्टीमेटली वो मर गया, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसी पावर्स होती हैं कि वो हीट के अलावा और किसी चीज़ से मरेगा ही नहीं। कुछ भी करो, बुलेट्स डाल दो, कुछ भी कर दो, मरेगा नहीं कैसे भी करके। तो इस काल नाम होता है उसका विलन का, मैंने देखी है। तो वो यही वाला कॉन्सेप्ट था उसमें। और ये चीज़ मुझे लगता है आप लोग शायद जो मैग्नीफाइंग ग्लास है उसके साथ तो करके देख चुके होंगे, ठीक है ना। एक कागज़ का टुकड़ा लिया, धूप में लगाया, उसको देख मैं इसको जलाऊंगा, है ना। तो वहाँ पर एक छोटा सा डॉट बन जाता है। वो डॉट पता है क्या है? वो डॉट जो सन है ना, वो सन की इमेज है, वो सन की इमेज, और एकदम से जलना शुरू हो जाता है। तो सन को तो बोलते ही अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो हीट जितनी सन जनरेट करता है उतनी कोई कर ही नहीं सकता जनरेट, ठीक है। सन का डिस्टेंस पता है? सन का डिस्टेंस तो पता ही नहीं है। सन का डिस्टेंस सिर्फ एस्टिमेटेड है, ठीक। मून का डिस्टेंस पता है, मून का रेडियस पता है, मून का मास पता है, 9th क्लास में करा है हमने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, ठीक है। तो मून के क्वेश्चंस भी थे, सन का कोई क्वेश्चन नहीं होगा, सन का कोई क्वेश्चन नहीं था। ये सन पर किसी बॉडी का मास कितना होगा या सन पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, वो नहीं था। क्यों? क्योंकि सन के नज़दीक कोई जा ही नहीं सकता, ठीक। तो खैर वो लंबी कहानी कहाँ से कहाँ डाइवर्ट हो गए। आप इधर देखिएगा कि अगर पैरेलल रेज ऑफ लाइट है वो कॉन्केव मिरर पर स्ट्राइक कर रही हैं, तो वो सारी की सारी एक पॉइंट पर आकर इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जगमगा जाएगा रोशनी से। अब मुझे क्या करना है कि इसी पॉइंट को दिमाग में रखते हुए मैं कॉन्वेक्स लेंस पर आता हूँ। तो यहाँ पर जितनी भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट थी ये सारी जिस पॉइंट पर मिलेंगी उस पॉइंट को बोल देंगे फोकस। तो ये तो फोकस हो गया। अब इसी तरीके से जो कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर है, वो क्या करता है, ये फैली हुई चीज़ को समेटता है। कॉन्केव मिरर फैली हुई चीज़ को समेटता है और वो सिमटी हुई चीज़ को फैला देता है, ठीक है। तो जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर क्या है, डाइवर्जिंग मिरर है, वो रेज ऑफ लाइट को फैला देता है। और ये क्या करता है, ये रेज ऑफ लाइट चारों ऐसे इस तरह से फैली हुई थी, इनको इकट्ठा करके एक पॉइंट पर लाकर कंसंट्रेट करा दिया इसने। अब ये क्या करेगा, इसकी बात करते हैं ज़रा। अब ये डायग्राम बना लीजिए, ये हेडिंग डालकर ये डायग्राम बना लें, और जो इसकी गहरी वाली सरफेस है इसको पॉलिश कर दो ऐसे। और ये आप बना लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस। एक्स और वाई, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया। और बेटा ब्रैकेट में आप लिख लेना डाइवर्जिंग मिरर। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा डाइवर्जिंग मिरर। तो यहाँ पर क्या होता है कि मैंने सेम कहा, मैंने कहा भाई मैं तो फोकस की एक डेफिनेशन जानता हूँ। फोकस यानी कि जहाँ पर सारी की सारी लाइट रेज जो है वो कंसंट्रेट हो जाएं, एक जगह इकट्ठी हो जाएं, दैट इज कॉल्ड फोकस। तो ऐसा बिल्कुल साफ साफ हमें कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर में तो देखने को मिल रहा था, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि नहीं भाई सेम एक्सपेरिमेंट करना है मेरे को, कर लेते हैं। मैंने क्या करा, एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक डाली, दूसरी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाली, तीसरी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाली, और चौथी रे ऑफ लाइट भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने डाल दी। अब क्या हुआ, ये जो कॉन्वेक्स मिरर है इसकी आदत खराब है। इसको क्या है कि कोई भी लाइट रे आप इसको डालोगे फैला देगा, डाइवर्ज कर देगा। तो इसने डाइवर्ज करना शुरू कर दिया। इसने इस रे ऑफ लाइट को ऐसे डाइवर्ज कर दिया, इस रे ऑफ लाइट को ऐसे डाइवर्ज कर दिया, इसको इस डायरेक्शन में, ऐसे डाइवर्ज कर दिया,
और इसको ऐसे डाइवर्ज कर दिया, तो इसने रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर दिया। मेरी बात समझ में आ गई? ये क्या करेगा कि इसका क्या काम था कि ये रेज ऑफ लाइट को कम, अभी बनाना मत डायग्राम, अभी बनाना मत, देख लीजिए। इसने क्या करा, रेज ऑफ लाइट को एक जगह लाकर इकट्ठा कर दिया और इसने क्या करा, इसने फैला दिया। तो हम ये कहेंगे भाई फोकस को कैसे स्टडी करूँ फिर मैं? तो हमने ये कहा कि ये जो रेज ऑफ लाइट है ये ऐसे खुलती हुई नजर आ रही है, ये आगे कहीं मिलेंगी तो नहीं पीछे। ये रे ऑफ लाइट, बिल्कुल ये रे ऑफ लाइट भी खुलती हुई नजर आ रही है, तो ये भी कहीं मिलेंगी नहीं। पीछे एक्सटेंड कर दो, इसको पीछे एक्सटेंड करा, इसको पीछे एक्सटेंड करा, इसको पीछे एक्सटेंड करा और इसको पीछे एक्सटेंड करा। ये चारों रेज जो हैं पीछे एक्सटेंड करने पर एक पॉइंट पर मिल गई। हम ये कहेंगे कॉन्वेक्स का फोकस यही है, हम ये कहेंगे कॉन्वेक्स का फोकस यही है। और एक्चुअल में ये फोकस देखने में मिलता नहीं है, एक्चुअल में ये फोकस देखने को मिलता नहीं है। तो हमने कहा ये कहाँ पर है फोकस, ये मिरर के पीछे है। तो मिरर के पीछे बनने वाली इमेज को जब मैं वर्चुअल इमेज बोलता हूँ तो मिरर के पीछे बनने वाले फोकस को क्या बोलूँगा, वर्चुअल फोकस। वर्चुअल फोकस का मतलब नकली फोकस। तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस जो है नकली होता है, वर्चुअल होता है। ठीक है, समझ में आ गया? सिमर, सोमेन बताइए, क्लियर है? ठीक है। चलिए जी, तो अब इसके बाद ये तो डायग्राम हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर के फोकस के लिए। और फोकल लेंथ इसकी क्या हो जाएगी? फोकल लेंथ हमेशा वही होता है कि ये है मिरर का सेंट्रल पॉइंट P, P से F के बीच की जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो अब आप यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा। डेफिनेशन है द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज अ पॉइंट the principal focus of a convex mirror, the principal focus of a convex mirror is a point on its principal axis, is a point on its principal axis from which a beam of light rays from which a beam of light rays initially parallel to the axis from which a beam of light rays initially parallel to the axis appears to diverge after reflection, appears to diverge after reflection। तो एक जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स देखिए प्रिंसिपल फोकस बोलो या फोकस बोलो एक ही बात है, ठीक है। फिर सवाल ये उठता है नहीं प्रिंसिपल फोकस क्यों बोलते हैं, क्योंकि अभी मैं लेंस पर आऊँगा तो लेंस जो हम करेंगे ना रिफ्रैक्शन में, तो रिफ्रैक्शन में लेंस में हम देखेंगे कि कोई भी लेंस हो, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, उनके ना दो फोकस होते हैं, क्योंकि दो कर्व सरफेस होंगी तो दो फोकस होंगे ही होंगे, दो रेडियाई ऑफ कर्वेचर भी होंगे, रेडियस का प्लूरल रेडियाई, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर एक ही फोकस होता है तो उसको बेसिक फोकस यानी कि प्रिंसिपल फोकस बोल देते हैं। अगर सिर्फ फोकस भी बोलते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, ये क्या होता है, उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। तो हम ये कहते हैं कि जो फोकस है, फोकस इज अ पॉइंट फ्रॉम विच ऑल द लाइट रेज अपीयर्स टू बी कमिंग आफ्टर रिफ्लेक्शन। ऐसा लगता है कि लाइट रेज जो है वैसे तो यहीं से डाइवर्ज हो गई, लेकिन ऐसा लगता है कि ये पीछे से आ रही है, किसी एक सिंगल पॉइंट से आ रही है, दैट सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, ठीक। उसके बाद एक पॉइंट है
वो नोट करेंगे आप कि a convex mirror has a convex mirror has a virtual focus. Because it lies behind the mirror. मिरर के पीछे जो भी चीज होगी दैट इज कॉल्ड वर्चुअल, नकली. इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ. रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर. सर फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होगा, क्योंकि उसके हाथ में आता है फोकस. रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ. रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर. कॉनकेव या कॉन्वेक्स दोनों के लिए ही लागू होगा ये. स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स. तो रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर. देखिएगा, द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर स्फेरिकल मिरर ब्रैकेट में मेंशन कीजिए कॉनकेव और convex. The focal length of a spherical mirror, concave or convex, is equal to half of its radius of curvature. Is equal to half of its radius of curvature. Is equal to half of its radius of curvature. तो सिंपल सा इसका एक रिलेशन है कि जो फोकल लेंथ है वो रेडियस का आधा होता है. मैंने शायद पहले भी बताया, फोकल लेंथ जो है वो रेडियस का आधा होता है. और इस पर सिंपल सा आपका एक न्यूमेरिकल आता है. एक क्वेश्चन लिख लीजिए, एनसीईआरटी का ही है. क्वेश्चन लिखिए, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फोकल लेंथ और फोकल दोनों को एफ से करते हैं. नहीं बता पाऊंगी. इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखा हुआ है बेटा. ऑनलाइन वाले बच्चों को अगर नहीं दिख रहा हो तो बता रहा हूँ. इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर CURVATURE, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर of a spherical mirror is 20 centimeter, of a spherical mirror is 20 centimeter, of a spherical mirror is 20 centimeter. What is its focal length? अब ऐसे ही 10 हो गया. What is its focal length? बन चाहिए. तो अभी किसी और को भी चाहिए तो पहना एक्स्ट्रा. What is its focal length? तो focal length और radius of curvature में रिलेशन ये होता है, स्मॉल f. याद रखना, फोकल लेंथ को हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल f से और फोकस को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल F से. बस ये अंतर है. फोकस जो है एक पॉइंट है और फोकल लेंथ एक लेंथ है, डिस्टेंस है. ठीक है. तो F इज इक्वल टू R/2 और R कितना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है
20 तो 20/2 तो क्या हो गया 2 1 2 2 10/20 F is equal to 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? कुछ स्टेटमेंट भी हो गया कि डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ सीधा लिखो, है ना, इसमें कुछ भी नहीं है। और पहले बहुत पहले आया करते थे, अभी क्वेश्चन आते नहीं, 1 नंबर का क्वेश्चन है तो ये आता नहीं है। चलिए जी अगला नोट करें। अब यहाँ से जो आपका नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर ज़रा ध्यान देना है। यानी मिरर की इमेज फॉर्मेशन तो रह गई अभी, ठीक है। तो नोट करेंगे रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस। Rules for obtaining images. Rules for obtaining images formed by concave mirrors. Formed by rules for obtaining images formed by concave mirrors. Rule number 1. Rule 1. A ray of light which is parallel to the principal axis parallel to the a ray of light which is parallel to the principal axis of a concave mirror a ray of light which is parallel to the principal axis of a concave mirror passes through its focus after reflection. Passes through its focus after reflection from the mirror. ठीक है, इसका एक डायग्राम बनाएंगे आप। अब ये जो रूल्स होते हैं ना, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस, ये कॉन्केव के अलग हैं, कॉन्वेक्स के अलग हैं। तो अभी पहले मैं कॉन्केव का करूँगा, फिर कॉन्वेक्स का करेंगे। तो पहला रूल, ये आपने प्रिंसिपल एक्सिस बना ली, एक्स वाई बोल देते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ से आपने क्या करा कि हम ये जानते हैं कि फोकस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। सोचो, अभी मत करना, आपको डायग्राम बस इतना ही बनाना है। अगर मान लीजिए, ये सिर्फ देखना है आपको, ये बनाना नहीं है, इतना बना लो बस। इसके बाद की कहानी पहले मैं बना लेता हूँ, देखो। हमने ये कहा कि ये हमारे पास क्या है, मिरर है। तो इस मिरर, ये मिरर किस स्फीयर का एक पार्ट रहा होगा। अगर मान लीजिए इससे मैं एक स्फीयर कंप्लीट करना चाहूँ तो ऐसा एक स्फीयर बन जाएगा। तो ये मिरर इस स्फीयर में से काट कर निकाला गया होगा, और इस स्फीयर का जो सेंटर है दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो यहाँ पर आपका होता है फोकस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम बार बार इस तरीके से पूरा स्फीयर नहीं बनाएंगे। मैंने ये आपको अंदाज़ा लगाने के लिए बता दिया कि आप जितनी दूरी पर फोकस लेंगे लगभग उतनी दूरी पर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर को लेना होगा। अब ये मिटा दो, आपने तो बनाया ही नहीं होगा, मना करा था मैंने, मैं इसको मिटा रहा हूँ।
तो डायग्राम सिर्फ इतना, फोकस यहाँ पर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है। तो पहला रूल ये कहता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट आप लेकर आए जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो मिरर से टकराने के बाद फोकस से गुजरेगी ऐसे ऐसे चली जाएगी, ठीक है। ये पहला रूल है कॉनकेव मिरर के लिए। जितनी भी मैं इमेजेस बनाऊंगा, जो भी मैं केसेस देखूंगा, टोटल 6 केसेस देखने होंगे, लेकिन जो हम वो 6 के 6 केसेस देखेंगे उनमें हमको ये 4 रूल्स यूज़ करने पड़ेंगे। मैं 4 रूल्स बताऊंगा। अभी पहला रूल करें, रूल नंबर 2 नोट करें। रूल नंबर 2, रूल 2 है a ray of light passing through the center of curvature of a concave mirror a ray of light passing through the center of curvature of a concave mirror is reflected back along the same path. is reflected back along the same path. तो यहाँ पर फिर से एक कॉन्केव मिरर बनाया, ठीक है, और ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, इधर हो गया x और इधर हो गया y। ये ऐसे ही अंदाजे से मान लिया कि यहाँ पर फोकस है, तो जितनी दूरी ये लेंगे उतनी ही दूरी, जो आप डायग्राम भी बनाएंगे ना, फ्री हैंड से भी बनाएंगे, उसमें भी ध्यान रखना कि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर है। ये फोकस हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूँगा कि भाई जैसे हमारे पास कोई रे ऑफ लाइट है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आती है, ऐसे एक रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरती है, वो जिस रास्ते आती है उसी रास्ते वापस लौट जाती है, ठीक है। ये इसी कोई कहीं पर भी डाइवर्ट नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, ये ऐसे आई तो स्ट्राइक करके ऐसे ही वापस चली जाती है। इसका एक रीज़न होता है, रीज़न ये है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरने वाली लाइट हमेशा नॉर्मली स्ट्राइक करती है मिरर के सरफेस पर, परपेंडिकुलरली। नॉर्मली का मतलब परपेंडिकुलरली। और 90 डिग्री पर जब भी कोई रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है तो किसी तरीके का डिफ्लेक्शन नहीं होता उसमें, जैसी आई है वैसी लौट जाएगी वापस, ठीक है, ठीक। तो ये 2 रूल्स हो गए। पहला रूल क्या कहता है कि अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई तो मिरर से टकराते ही वो फोकस से होकर गुजर जाएगी। दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरी तो जिस रास्ते आई है उसी रास्ते वापस लौट जाएगी। अब तीसरे रूल पर आ जाइए। जैसे हमने पहला रूल करा है तो तीसरा आ जाएगा अपने आप से, पहले के जैसा ही है तीसरा। ये सब नोट कर लिया, चलो रूल लिखा रहे हैं भी। Rule number 3. Rule number 3 है, a ray of light passing through the focus of a concave mirror passing through the
focus of a concave, a ray of light passing through the focus of a concave mirror becomes parallel to the principal axis after reflection. Becomes parallel to the principal axis after reflection. Becomes parallel to the principal axis after reflection. तो देखिएगा इसमें क्या करना होगा. ये कॉन्केव मिरर हो गया और ये प्रिंसिपल एक्सेस हो गया. प्रिंसिपल एक्सेस हो गया. अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि देखिए ये वाला पॉइंट हमारा हो गया फोकस और ये वाला पॉइंट हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब क्या करिए कि एक रे ऑफ लाइट को फोकस से गुजार दीजिए आप ऐसे. एक रे ऑफ लाइट फोकस के थ्रू आती है और मिरर को टकराती है. तो जैसे ही ये फोकस के थ्रू आएगी और मिरर को टकराएगी, टकराने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल हो जाएगी. तो आप ये देखो उल्टा हो गया फर्स्ट वाले का. फर्स्ट वाले में क्या था, जो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आ रही है वो टकराती फोकस से गुजरेगी. तो इसका उल्टा, जो फोकस से होकर आ रही है वो टकराती प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल हो जाएगी. उल्टा हो गया भाई. अगर प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट आ रही है तो वो टकराती फोकस से गुजरेगी. ठीक है, उल्टा कर दो कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होकर आ रही है तो वो टकराती प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल हो जाएगी. तो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल होना है तो फोकस से गुजरना है, फोकस से गुजरना है तो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल होना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरना है तो कुछ नहीं होना आपका. आए जिस रास्ते उसी रास्ते वापस लौट गए. तो ये 3 रूल हो गए. चौथा रूल बेहद आसान है. रूल नंबर 4. Rule number 4, a ray of light which is incident at the pole of a concave mirror a ray of light which is incident at the pole of a concave mirror, incident at the pole of a ray of light which is incident at the pole of a concave mirror is reflected back making the same angle reflected back making the same angle with the principal axis. ये पोल है. अब रे ऑफ लाइट जो वो पोल पर ही आकर टकरा जाती है सीधे ऐसे. ठीक है, तो मान लीजिए ये पोल के साथ में एंगल बना रही है थीटा.
थीटा एंगल बना लिए। तो ये जो रिफ्लेक्ट बैक होगी, ये रिफ्लेक्ट बैक भी थीटा ही एंगल पर हो जाएगी। तो ये जो रे ऑफ लाइट आ रही थी, जो पोल पर टकरा रही थी, इसने प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाया थीटा, ठीक। तो जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाकर ही रिफ्लेक्ट होगी। तो ये रिफ्लेक्शन वाला लो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सोच लो, सही बताओ। सो दिस एंगल पे एक क्वेश्चन ऐसा आया भी था न्यूमेरिकल, उसमें भी बड़ी जल्दीबाजी करी गई थी। तो बता दो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है क्या? बताओ बताओ, सोचो सोचो, कैसे कैसे? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? जो इंसिडेंट रे और किसके बीच में होता है? नॉर्मल के बीच में। तो क्या ही नॉर्मल है, बताओ। ठीक है, चलिए जी, आप सही कह रहे हो, ये नॉर्मल ही है, ठीक। तो क्या कहते हैं, कंफ्यूज मत हुआ करो, कई बार मेरा काम कंफ्यूज करने का भी होता है, ठीक। तो सुनिएगा कि जब भी हम कभी किसी भी मिरर की बात करते हैं तो मिरर पर जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। परपेंडिकुलर किसी भी कर्व सरफेस पर परपेंडिकुलर का कैसे पता चलता है? अगर मान लीजिए ये कर्व सरफेस है और मुझसे कहा जाए कि इस पॉइंट पर बताइए ये परपेंडिकुलर क्या होगा, तो पहले आप इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाएंगे। टेंजेंट जानते हैं? टेंजेंट यानी कि एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो एक पॉइंट पर जस्ट टच करते हुए चली जाए, और इसी पॉइंट पर फिर आप परपेंडिकुलर बना देंगे, ठीक। तो ये जो पोल होता है, पोल पर प्रिंसिपल एक्सिस 90 डिग्री का ही एंगल बनाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली लाइन को ही तो नॉर्मल बोलते हैं। ये इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ क्या बना रही है? एंगल जो बना रही है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक। तो ये थीटा और ये थीटा, तो इसी वजह से मैं रूल नंबर 4 को आसान बता रहा हूँ, क्योंकि ये रूल नंबर 4 क्या है? ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जो हमारे काम आने वाले रूल्स हैं वो रूल नंबर 1, 2 और 3, ये रूल्स हमारे काम आएंगे, ठीक है। तो अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालें। ये हमारे 4 रूल्स थे, इन 4 रूल्स को हम यूज़ करेंगे ये बताने के लिए कि इमेज किस तरीके से बनेगी, कहाँ बनेगी, ठीक। हमें 3 चीज़ों पर फोकस करना है। हमें 3 चीज़ों पर फोकस करना है, पी, एन और एस। पी एन एस, इस पर फोकस करना है। पी फॉर पोजीशन, एन फॉर नेचर एंड एस फॉर साइज। पोजीशन, नेचर, साइज, हमें ये देखना होगा हर एक केस में। जितने भी हम केसेस करेंगे हमसे यही एक्सपेक्ट करा जाएगा कि आप ऑब्जेक्ट यानी कि क्या चीज़ हो गई? मिरर के सामने अगर मैं खड़ा हूँ तो मैं ऑब्जेक्ट हूँ, मिरर के सामने अगर आप खड़े हैं तो आप ऑब्जेक्ट हैं। अब मैं कॉनकेव मिरर के सामने खड़ा हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि कॉनकेव मिरर के सामने मैं खड़ा हूँ, मेरी बहुत बड़ी इमेज बन जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत छोटी सी इमेज बन जाए। ऐसा भी हो सकता है कि मैं खड़ा तो सीधा हूँ और मेरी इमेज उल्टी बन जाए, ऐसा भी बनता है, ठीक है। तो हम 6 के 6 अलग अलग केसेस हैं, वो अलग अलग केसेस देखेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि मैं मिरर के सामने खड़ा हुआ, मेरी इमेज ही ना बने, ठीक है, गायब हो जाए इमेज, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इमेज एट इन्फिनिटी, की हमारी दूर कहीं इन्फिनिटी पर बन गई होगी इमेज, जो दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। तो वो जो अलग अलग केसेस हैं वो कैसे हमको स्टडी करना है, और हर एक केस में हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि आप बताइए जो इमेज बन रही है, एक तो वो कहाँ बन रही है यानी कि उसकी पोजीशन, एक उसका नेचर क्या है। नेचर 2 तरीके के होते हैं, या तो इमेज सीधी बनती है, सीधी को बोलते हैं वर्चुअल एंड डायरेक्ट, या उल्टी बनती है, उल्टी को बोलते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज मतलब जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अगर इतना सा है तो इमेज बड़ी बन रही है तो क्या कहलाएगी? एनलार्ज या मैग्नीफाइड, और अगर छोटी बन रही है तो उसको बोलेंगे डिमिनिश्ड, ठीक है। तो 6 अलग अलग केसेस हैं, उनको एक पैटर्न में स्टडी करेंगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है। यहीं याद करेंगे उनको, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी कि आपको उनको बैठकर रटना पड़े। हम क्या करते हैं, पहले हेडिंग लिखिएगा, इसमें हेडिंग डालिएगा formation of different types of images by a concave mirror. Formation of different types of images by a concave mirror. अब ये वही वाली कहानी है
जो बच्चों के खेल होते हैं कि वो मिरर में इमेज देगी तो बच्चा एकदम बड़ा दिखाई दे गया, किसी में मोटा दिखाई दे गया, किसी में छोटा दिखाई दे गया, ये वही वाली चीज़ है। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय अ कॉन्केव मिरर। केस वन, when the object आंधी चल रही है क्या भाई, संभल कर जाना, आंधी चल रही है बहुत तेज। ये ऐसी आवाज़ें तभी आती हैं यहाँ पर, वो स्लाइडिंग डोर लगा हुआ है ना, तो अब साफ बता रहा हूँ, बिल्कुल इसको सीरियसली लेना है इस बात को। इधर बराबर में भी बिल्डिंग का काम चल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल पड़ा हुआ है, उधर वीवीआईपी मंगल भी बन रहा है, तो वो आपको पता ही है 20-25 मंजिला है। तो कई बार क्या होता है कि इनमें ना टिन की शीट्स वगैरह पड़ी रहती हैं, और जब इतनी तेज़ आंधी चलती है तो वो उड़ती हुई जाती हैं, और किसके सर पर गिरे हैं ये कहा नहीं जा सकता। नहीं, आंधी में इंसिडेंट्स होते हैं ऐसे, इसलिए बता रहा हूँ आंधी तेज़ है तो जाना तो ज़रा संभल कर जाना। संभल कर मतलब शेड के अंदर से ही जाना, ठीक है, खुले में मत जाना। क्या बहुत बढ़िया, हमें तो गर्मी से वो मिल गई, 1-2 दिन में वैसे भी बारिश होनी है। प्रेडिक्शन है, जनरली उल्टे होते हैं प्रेडिक्शन पे। When the object is placed between pole and focus। अब हम ना अलग अलग केसेस किस तरह से देखेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कैसे कैसे मूव करेगा, कैसे कैसे करेगा। ये एक मिरर बना दिया, और यहाँ पर ना ये मिरर बनाने के बाद अब जरा देख लो, ड्रॉ मत करना जो मैं कर रहा हूँ अभी, ड्रॉ मत करना, ये तो बना दो, ये तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे जो मैं कर रहा हूँ वो ड्रॉ मत करना, वो पहले देख लो आप। जैसे मैंने पहला केस लिखा है, when the object is placed between pole and focus, ठीक है बेटा, पोल तो ये होता है P, ये फोकस होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक। तो मुझे ये जो केसेस की हेडिंग्स है ना, मुझे ये याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इनको मैं पैटर्न में याद करूँगा। कैसे, हम ये कहेंगे कि सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्जेक्ट कोई भी इंसान खड़ा हुआ है मिरर के सामने, कोई बच्चा खड़ा हुआ है, कोई भी खड़ा हुआ है, तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये उसका ऑब्जेक्ट का हेड हो गया, ये उसकी टेल हो गई, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने एक पहला केस जो है उसको मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट को रख दूँगा पोल और फोकस के बीच में, ठीक है। रुक जाइए, अभी ड्रॉ मत करना। पहले केस में मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट को रख दूँगा पोल और फोकस के बीच में, तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। दूसरे केस में ऑब्जेक्ट को मैं रख दूँगा फोकस पर, ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। तीसरे केस में ऑब्जेक्ट को मैं रख दूँगा एफ और सी के बीच में, यानी कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। चौथे केस में ऑब्जेक्ट को मैं रख दूँगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो धीरे धीरे मैं ऑब्जेक्ट को खिसकाता जा रहा हूँ, एक एक स्टेप आगे खिसकाता जा रहा हूँ, और उसके बाद 1 2 3 4 4 केसेस हो गए। पांचवें केसेस में मैं बोलूँगा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे, बियॉन्ड का मतलब आगे। और पांचवें केस में मैं ऑब्जेक्ट को गायब कर दूँगा, मैं कह दूँगा ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया पता नहीं कहाँ रख दिया, पता नहीं कहाँ, इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी मतलब अनंत, ठीक, तो बहुत दूर रख दिया हमने उसको। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए केसेस, 6 केसेस हो गए, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा कि मैं एक एक केस पकड़ता हूँ। सबसे पहला केस है, अब जो डायग्राम है अब बना लेना। पहले केस में क्या है कि ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखना है। तो पोल और फोकस के बीच में कैसे, फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ऑब्जेक्ट को ना बेटा यहाँ रख दिया मैंने। ऑब्जेक्ट को हम जनरली क्या बोलते हैं, ए बी। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। देखिए ये जो डायग्राम्स हैं, डायग्राम्स को बड़े ध्यान से समझना है, ये किसी भी बच्चे को बनाने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास रूल्स हैं बहुत सारे।
हम पहला रूल पकड़ेंगे और हमसे ये कहा जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट में से कितनी रेज ऑफ लाइट निकल रही है, इनफाइनाइट, बहुत सारी रेज ऑफ लाइट निकल रही है, लेकिन हम कोई 2 रेज ऑफ लाइट पकड़ कर चलेंगे। तो एक रे ऑफ लाइट उस रूल के हिसाब से जो मुझे पता है, एक रूल मुझे पता है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, तो एक रे ऑफ लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर दो आप। भाई एक रे हमने कहा कि एक रे ऐसी गुजरेगी, एक रे ऐसी होगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो भाई ये टकराती कहाँ से जाएगी, फोकस से। ये टकराती ऐसे निकल गई फोकस से, समझ गए। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी तो टकरा के फोकस से निकल गई। हो सकता है थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइन बन जाए, आप लोग चाहें तो स्केल से बना सकते हैं। दूसरा, अब मैं क्या करूँगा कि एक रूल मेरे पास ये था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट, कोई रे ऑफ लाइट गुजरती है तो वो जिस रास्ते आती है उसी रास्ते वापस लौट जाती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे ऑफ लाइट गुजरती है तो भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इधर है, ठीक है, उससे कैसे गुजारें। तो हम क्या करेंगे, हम एक स्केल लेंगे और स्केल को कुछ इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि स्केल एक तो सी से होकर गुजरे, एक इसके हेड से होकर गुजरे और फाइनली इस मिरर पर स्ट्राइक कर जाए, ठीक है, समझ रहे हैं। मान लीजिए ये स्केल है तो इसको ऐसे एडजस्ट करेंगे कि सी से होकर गुजरे, इससे होकर गुजरे और मिरर पर स्ट्राइक कर जाए इस तरह से, ठीक है, ऐसे सी ए और मिरर से ऐसे स्ट्राइक कर जाए, ऐसे करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा कि ये जो है ये सी से होकर इस तरह से गुजरेगा ऐसे। तो जिस तरह से ये जाएगा ना, टकरा के उसी रास्ते वापस आ जाएगा, क्योंकि मैंने इसको अलाइन किसके साथ करा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ मैंने अलाइन करा है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अलाइन होती है तो जिस रास्ते जाती है उसी रास्ते वापस आ जाती है, समझ गए। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अलाइन होती है तो जिस रास्ते जाती है उसी रास्ते वापस आ जाती है। अब क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ से ना ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ तो बहुत नज़दीक था रे ऑफ लाइट, ये 2 रेज ऑफ लाइट ये बहुत नज़दीक थी और यहाँ आते 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 इनका गैप बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये इतना, मैं इसको कितना भी खींचता जाऊँ इनका गैप बढ़ता जाएगा, ये कहीं मिलेंगी नहीं। और जब रेज ऑफ लाइट कहीं पर मिलती है ना, इमेज वहीं बनती है जहाँ पर रेज ऑफ लाइट, 2 रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद में जहाँ पर मिलती है इमेज वहीं बनती है। तो पहली रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, इंसिडेंट रे ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, टकरा के फोकस से गुजरी। तो ये जो फोकस से गुजर रही है ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। दूसरी रे ऑफ लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से अलाइन करा तो ये रिफ्लेक्ट बैक होकर पीछे ही आएगी, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्ट बैक होकर रेज ऑफ लाइट आ रही है ये कहीं मिलती हुई नजर नहीं आ रही, इधर तो नहीं आ रही। तो फिर क्या करेंगे, पीछे कर दो इसको, पीछे एक्सटेंड कर दो। मिलाना ज़बरदस्ती है ही, मिलाना है ही। अगर इधर नहीं मिल रही है तो पीछे मिलेगी। यहाँ पर मिल गई। और जब भी कभी कोई इमेज हो, फोकस हो, कुछ भी हो, अगर वो इमेज के, अगर वो मिरर के पीछे है तो दैट इज कॉल्ड वर्चुअल, ठीक है। तो ये जो ए बी है इसकी रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद वाली वो पीछे मिल रही है, तो भाई हमारा जो इमेज बनेगा वो पीछे बनेगा। ये हो गया ए डैश बी डैश, ए डैश बी से नहीं निकाल सकते हैं, जो पी पे पड़ा है वो रिट्रेस करके फिर फोकस में मिल जाएगा। देखिए अगर मैं यहाँ से, मतलब एक रे ऑफ लाइट तो मैंने यहाँ से पैरेलल गुजारी, दूसरी को आप बोल रहे हो कि कहाँ से गुजारी, बी से सीधा पी पर। सर बी पे सीधा करें, बी से पी पे करेंगे तो रिट्रेस होगी ना वापस। एक रे ऑफ लाइट तो यहाँ से हमने गुजारी और दूसरी वाली आप कह रहे हो बी से ऐसे कैसे रे ऑफ लाइट, तो फिर वो फिर मिरर से टकराएगी नहीं ना। जो रे ऑफ लाइट है वो रे ऑफ लाइट एक ऐसे भी जा रही है, ऐसे भी जा रही है, ऐसे भी हर दिशा में निकल रही है, लेकिन ऐसी जाए कि वो मिरर से कम टकराए तो सही। तो अगर मैं बी से गुजारूंगा तो वो ऐसे चली जाएगी। सर बी से अगर स्ट्रेट पी पे जाए, सुनो ऐसे तो मैं कहूँगा कि ऐसे तो बी से तो स्ट्रेट वो उस पर जा ही रही है, ठीक है। तो जो बी से लाइट स्ट्रेट जा रही है वो कहाँ जा रही है, वो इस पर पी पर जा रही है, तो वो तो इसी डायरेक्शन में वापस लौट आएगी। रीज़न क्या है, रीज़न सीधा ये है कि नॉर्मली स्ट्राइक कर दी है तो इस वजह से वो तो वापस लौट जाएगी। सर तो जब वो वापस आएगी तो फोकस पे मिलेगी नहीं फिर एक भी तो बन गई वो इमेज। तो फोकस पर कहाँ बनी फिर इमेज। आप एक बात बताओ कि अगर मान लीजिए ये बी है तो बी से जाने वाली एक रे ऑफ लाइट
आपने एक रे ऑफ लाइट तो ली ना, तो बी से जाने वाली दूसरी रे ऑफ लाइट भी तो लोगे। दूसरी क्या नहीं है बताओ, समझ रहे हैं? तो इसीलिए जो मुझे ओपन एंड दिखाई देता है, ओपन एंड मुझे दिखाई देता है हेड, तो हेड से ही मैं रे ऑफ लाइट इसलिए कंसिडर करता हूँ क्योंकि जो टेल है, टेल तो प्रिंसिपल एक्सिस पर हमने टिका दिया उसको, तो उससे मैं दूसरी रे ऑफ लाइट बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम सिर्फ हेड के लिए कंसिडर करते हैं और उसी को बना देते हैं। तो हमने कहा कि ये जो है, ये बी तो एज इट इज यहाँ पर बी डैश आ गया और हेड ये ऐसे बन गया बी डैश बी डैश। तो जब रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट इधर नहीं मिलेगी तो उसको पीछे एक्सटेंड कर दो, पीछे मिल जाएंगी। उसके बाद हमें ये पूछा जाता है, डायग्राम समझ में आ गया, ठीक है, डायग्राम क्लियर। उसके बाद हमसे ये पूछा जाता है कि भाई अब ये बताओ ये जो इमेज बनी है कैसी बनी है, कहाँ पोजीशन है, कहाँ क्या नेचर है, क्या साइज़ है। तो उसमें कुछ रखने की ज़रूरत है क्या बताओ? पहले सबसे पहले क्या बताते हैं, पी यानी कि पोजीशन। तो पोजीशन जब आप बताएंगे तो पोजीशन बताना क्या है इसकी, इमेज कहाँ बन रही है ये बता दो ना, बिहाइंड द मिरर, बिल्कुल सही। इमेज फॉर्म्ड विल बी फर्स्ट पोजीशन, पोजीशन कहाँ, पीछे बन रही है, बिहाइंड द मिरर। सेकंड नेचर, नेचर बताओ, जो पीछे बनती है ना इमेज वो वर्चुअल होती है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। और वर्चुअल इमेज यानी कि नकली इमेज हमेशा सीधी होती है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और थर्ड बताओ उसका साइज, मैग्नीफाइड। ये छोटा सा ऑब्जेक्ट का इमेज बहुत बड़ी बनती है, तो मैग्नीफाइड। और इसको क्या बोलते हैं, एनलार्ज्ड भी बोल देते हैं, मैग्नीफाइड और एनलार्ज्ड, ठीक है। बताइए जी, क्लियर है सबको? ठीक। तो ये अभी मैंने पहला केस देखा, अब आगे के केस अगली क्लास में देखते हैं। टोटल 6 केसेस हैं इसमें, ठीक है। ओके